हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो अपन पहले लिखेंगे चैप्टर का नाम, यानी चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऊपर लिख देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये है अपना चैप्टर जो हमें पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर क्या सर मुश्किल है, कैसा है? तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो बहुत ध्यान से देखना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। ऐसा लगेगा कि कोई चैप्टर है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम और उसके अंदर हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मीनिंग पढ़ाऊंगा। ओके, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा दूसरा पॉइंट, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन कंटेंट नंबर 2 कराऊंगा बेटा। उसके बाद कंटेंट नंबर 3 जिसका नाम रहेगा करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन में डिफरेंस। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अपन वो पढ़ेंगे। उसके बाद कंटेंट नंबर 4 हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स पढ़ेंगे बेटा। टाइप्स के बाद कंटेंट नंबर 5 पे आ जाएंगे, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारे के सारे सीबीएसई क्वेश्चन जो चैप्टर के हैं वो भी मैं आपको यहीं पे करा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आपको देखना है, आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप देखते रहो आराम से। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 के अंदर है डिमांड कर। डिमांड कर ये पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद बस देखते रहो, मैं आपको बता दूंगा पेपर में क्या आएगा, सब कुछ पढ़ने वाले ए टू जेड। आज तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद 7 के बाद कंटेंट नंबर 8 सप्लाई कर। सप्लाई कर ये रहेगा पॉइंट नंबर 8। उसके बाद नीचे चलेंगे थोड़ा सा और बाकी कंटेंट लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, कंटेंट नंबर 9, यानी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट लिखेंगे। डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ये पढ़ेंगे कंटेंट नंबर 9। उसके बाद कंटेंट नंबर 10 पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये पढ़ेंगे। उसके बाद कंटेंट नंबर 11 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की टाइप्स पढ़ेंगे। ये तो है बेटा चैप्टर सारा का सारा जो मैंने अभी तक लिखा है। उसके बाद हम कंटेंट नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑल सीबीएसई क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हैं सीबीएसई के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये 11 कंटेंट अच्छे से समझ में नहीं आए तो फिर आपको ये सीबीएसई क्वेश्चन जो भी आज तक एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना, ये आपको समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। इसलिए जरूरी है कि आप हर चीज समझो, हल्की फुल्की लर्न करो। एक बार समझो, उसके बाद हल्की से लर्न करो, देन आप इसको करो PYQ यानी सीबीएसई के सारे क्वेश्चन। संदीप गर्ग के बुक में अपने जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे वो हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे सीबीएसई के। तो बेटा ये है, अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। तो चैप्टर का नाम ये है, तो मैं आपको क्या करूंगा, पहला कंटेंट कराऊंगा मीनिंग। आराम से देखना, मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप आराम से देखना। ठीक है ना। फिर जैसे ही मीनिंग खत्म हो जाए अपने आप से पूछना कि क्या ये चीज मुझे समझ में आई या नहीं। नहीं आंसर आता है
तो यूट्यूब पे वीडियो है, कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर से देख लेना एक बार, ठीक है। देन फिर आपको आगे जाना है, फिर अगले पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है ना, कि सेकंड पॉइंट में समझाऊंगा, फिर अपने आप से सवाल पूछना कि आया या नहीं आया। अगर आंसर आता है कि यस आ गया मुझे समझ में, तो अगले पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। नहीं तो दोबारा उसको उसी टाइम पे देख लेना है। तो चलिए बेटा, अब वन बाय वन करके कंटेंट पढ़ेंगे, एक एक कंटेंट हम पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो पहला कंटेंट, कंटेंट नंबर 1, जिसका नाम है मीनिंग। तो सबसे पहले कई बच्चों का सवाल होता है, जैसे हम कोई चीज लिखते हैं कि सर इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है? यस बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो ढंग से इसको समझ लेना। सर क्या मुश्किल है? नहीं भाई, बिल्कुल आसान है बेटा। ठीक है सर, किस चीज का मीनिंग पढ़ने वाले हैं? यहां पे मैं आपको दो मीनिंग कराने वाला हूं बेटा। एक तो मैं आपको बताने वाला हूं फॉरेन एक्सचेंज किसे बोलते हैं, एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज किसे बोलते हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा, हमारी करेंसी है इंडियन रुपीज, ठीक है ना, तो हमारी करेंसी है बेटा इंडियन रुपीज। तो हमारी करेंसी को छोड़ दो, हमारी करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी है बेटा, चाहे वो कोई भी करेंसी है, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो जापान की येन करेंसी है बेटा, चाहे वो पाउंड है, मतलब हमारी करेंसी को छोड़ दो, हमारी करेंसी को छोड़कर कोई भी करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। बोलो क्लियर है बेटा? सर थोड़ी सी इंग्लिश लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मतलब करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। तो बेटा डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, अदर देन मतलब डोमेस्टिक करेंसी मतलब इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी को छोड़कर बाकी की जो करेंसी है ये वाली, इनको अपन क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। आई होप एकदम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है सर, बिल्कुल हो गया है सर, ये तो हो गया क्लियर। और कौन सा मीनिंग पढ़ने वाले हैं? तो एक मीनिंग और कराऊंगा मैं यहाँ पे, वो भी अपन देख लेते हैं आराम से, ठीक है ना, इसके नीचे ही यहीं पे लिख लेते हैं। ये है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? देखो फॉरेन एक्सचेंज का तो हमें पता लग गया बेटा, इंडिया की करेंसी को छोड़कर कोई करेंसी। मान लो जैसे बेटा मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं और मान लो मेरे को जो है यूट्यूब ने पेमेंट किया, तो मुझे पेमेंट करेगा बेटा डॉलर में, तो डॉलर मेरे लिए क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अब पैसा आ जाएगा मेरे बैंक में, मेरा अकाउंट है एसबीआई में, तो मेरे एसबीआई अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, आएगा डॉलर, ठीक है ना। तो एसबीआई क्या करेगा बेटा? एसबीआई जो भी रेट चल रहा होगा उस टाइम पे $1 का, मान लो 90 रुपीज चल रहा है, ठीक है ना। मान लो बेटा मेरे को मिले $100, $100 मिले यूट्यूब की तरफ से, मेरे को $100 का पेमेंट आया, कहाँ आएगा? सीधा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो एसबीआई क्या करेगा बेटा? उस दिन ये देखेगा $1 का क्या रेट है, $1 कितने का है? 90 रुपीज का, ठीक है ना। तो 90 रुपीज का, तो वो क्या करेगा? $100 इंटू में 90 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9000 इतने रुपए वो मेरे को दे देगा इंडियन करेंसी के अंदर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ बेटा? ठीक है ना, ये हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो रेट जिस रेट पर हम क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जिस रेट पर हम फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं बेटा क्या? ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बोलो क्लियर है? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आराम से थोड़ी सी इंग्लिश लिख लेते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ बेटा? रेट रेट एट विच रेट एट विच क्या? वन करेंसी एक्सचेंज फॉर अदर। बोलो क्लियर है बेटा? आई होप क्लियर है। मैंने प्रॉपर एग्जांपल भी दे दिया है अच्छे से। यहां पर अब पहला पॉइंट अपना हो गया है। एक बार वापिस आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है बेटा? हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर बहुत अच्छे से।
जिसमें से पहला कंटेंट हो गया है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने एग्जाम्पल देके अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आप अपने से पूछो कि समझ में आया, अगर आया तो अच्छी बात है, आगे चलो, अगर नहीं तो एक बार फिर से देख लो। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 का नाम है बेटा, ठीक है ना, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से आपको देखना है। चलते हैं, ऐसे समझना है आपको अच्छे से। कंप्लीट चैप्टर डिटेल में पढ़ा दूंगा, ऐसा लगेगा कि आज तक बेसिक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो बेटा दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखेंगे। तो दो यहां पे चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक है करेंसी डेप्रिसिएशन और एक है बेटा करेंसी एप्रिसिएशन। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, काफी लोगों को इसमें दिक्कत आती है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी बेटा। अब हमारी करेंसी की वैल्यू कब कम होगी, मान लो, जैसे मान लो मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास मुझे डॉलर चाहिए, मैं अपने बैंक के पास गया, एसबीआई, ठीक है ना, मान लो एसबीआई में मेरा अकाउंट है, तो मैं अपने एसबीआई में मेरा अकाउंट है और मैं एसबीआई बैंक के पास गया और मैंने कहा कि $1 दे दो, मुझे $1 की जरूरत है, मुझे $1 दे दो। तो उन्होंने कहा लाओ ₹70 दे दो। मैंने ₹70 कहा, चलो ठीक है भाई, $1, ठीक है ना, ₹70 दे दिए, मैं $1 लेके घर पे आ गया। कुछ दिन के बाद मैं वापस गया, मैंने कहा $1 चाहिए मुझे। उन्होंने कहा $1 चाहिए तो लाओ ₹75 दो, ठीक है ना, यानी कि $1 के लिए पहले मुझे ₹70 देने पड़ते थे बस, लेकिन आज बेटा $1 लेने के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। पहले भी हमें $1 मिल रहा था, अभी भी $1, लेकिन हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई। इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। डोमेस्टिक करेंसी, रुपीज की वैल्यू गिर गई, ये कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। या मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, रिडक्शन की जगह डिक्रीज इन वैल्यू, मैं ये भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बात तो वही है। रिडक्शन यानी वैल्यू कम होना, डिक्रीज यानी वैल्यू कम होना, ठीक है ना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है सर। तो अब चलते हैं, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब साथ साथ में हम समझ लेंगे करेंसी एप्रिसिएशन। तो अगले पॉइंट पे लिखेंगे बेटा करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम नहीं हुई, अब की बार इंक्रीज होगी बेटा, बढ़ गई। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। कैसे बढ़ेगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, मान लो, देखो बेटा मेरा अकाउंट है एसबीआई बैंक के अंदर, मान लो मेरा अकाउंट है और मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा $1 चाहिए था। उन्होंने कहा $1 चाहिए, मैंने कहा, उन्होंने कहा लाओ ₹70 दो, मैंने दे दिए, $1 लेके आ गया। मैं कुछ दिन बाद फिर गया, मैंने कहा $1 चाहिए था, तो उन्होंने कहा अच्छा $1 चाहिए, लाओ, ठीक है ना, आप एक काम करो, ज्यादा नहीं, ₹65 दे दो। मैंने कहा पहले $1 लेने के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, पर आज $1 लेने के लिए मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, कम पैसे। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। बोलो क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। बोलो क्लियर है। बस यहां पे मैंने आपको सेकंड पॉइंट करा दिया, ठीक है ना, विद प्रॉपर एग्जांपल, ठीक है, और ये खत्म हो गया है। अब वापिस ऊपर आ जाते हैं बेटा। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया तुम लोगों को, सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ाए हैं, पहला और दूसरा, और दोनों ही एग्जाम के लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, इसी का डिफरेंस पूछ रखा है, करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। तो चलिए तीसरा पॉइंट कर लेते हैं बेटा।
ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या पूछा है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट पूछा है डिफरेंस। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या पूछा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस किसका पूछा है, ठीक है ना, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। इधर आ जाएगा बेसिस, इधर आ जाएगा बेसिस। इस तरीके से इसको तो आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हो, अब कोई दिक्कत है नहीं, बुक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पॉइंट तो मैं अभी करा देता हूं आपको, बाकी आप चाहो तो बुक से पढ़ लेना, आजकल ये इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। ठीक है, पहले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। तो मीनिंग मैंने करा ही दिया बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है ना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और ये क्या होता है, करेंसी एप्रिसिएशन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। उसके बाद मैंने क्या कराया बेटा, एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल करा दिया, ऊपर इसका भी और इसका भी। तो ये कुछ खास है नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं, तीसरे पॉइंट के बाद आगे चलते हैं बेटा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। सर क्या फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यस, मार्क कर लो इसको, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, ओके सर, ठीक है। नीचे आ जाते हैं वापस और अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे, 3 के बाद यहां पे लिख लेंगे अपना पॉइंट नंबर 4। बिल्कुल आराम से समझना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद बेटा मैं सारे सीबीएसई क्वेश्चन कराऊंगा खुद। ठीक है ना, जितने भी एग्जाम में हैं आपकी बुक के अंदर संदीप गर्ग की, ठीक है, सारे हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप कोई और भी ज़्यादा अच्छे से करना चाहो, अपने पास से कुछ प्रैक्टिस करना चाहो, तो कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक ले लो। ठीक है ना, एडुकार्ट का, अरिहंत का, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लो, वहां से चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं 100% सब कुछ कराने वाला हूँ। तो यहां पर जाते हैं बेटा पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स। किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं सर, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बेटा, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, वो रेट जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट की 3 टाइप है। फॉरेन एक्सचेंज रेट की कितनी टाइप है, 3 टाइप है। एक बार उनका नाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके सीखेंगे। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पहला लिखेंगे फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज, ठीक है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा लिखेंगे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है सर। सर तीसरा नाम क्या है, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तीसरा लिखेंगे बेटा मैनेज्ड, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। सर ठीक है, तो ये तो हो गए 3 नाम जो आपको याद करने हैं। बोलो क्लियर है, ये 3 नाम आपको याद कर लेने हैं। तो ये इसकी क्या होगी बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट की टाइप्स। अब एक एक को समझेंगे कि है क्या चीज ये। ठीक है ना, तीनों टाइप को एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, लिखेंगे फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये क्या होता है बेटा, ऐसा एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, ये ऐसा सिस्टम है बेटा, ये ऐसा सिस्टम, ऐसा एक्सचेंज रेट विच इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, विच इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसा एक्सचेंज रेट बेटा कौन फिक्स करता है, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये ध्यान रखना, ये बात है कौन फिक्स करता है। चलो ठीक है, अब इसका एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नोन एज PEGGED। ठीक है ना, पैक्ड या पेज्ड जो भी बोलना चाहो, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी इसके अंदर। पहला तो क्या, ठीक है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट। इसका एक और नाम क्या है, ठीक है ना, पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको याद करने का तरीका बताऊं, पीजी से याद कर लेना। हम लोग पीजी में रहते थे ना, जब मैं नया नया दिल्ली में आया था तो पीजी में रहता था बेटा। पी मतलब पैक्ड, जी मतलब गवर्नमेंट। इसे ध्यान रह जाएगा कि इसको कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट, और पी मतलब पैक्ड, इसका एक और नाम। आई होप क्लियर है।
ये दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा। इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, लिखो। नहीं लिखेंगे तो सर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लिखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट का नाम है, दूसरी टाइप का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ऐसा सिस्टम बेटा जिसमें एक्सचेंज रेट, ऊपर तो कौन फिक्स करता था, गवर्नमेंट। यहां पे कौन डिटरमाइन करता है, कौन फिक्स करता है बेटा, डिमांड एंड सप्लाई के रूल लगते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मार्केट फोर्सेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मार्केट मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब बेटा डिमांड एंड सप्लाई के रूल लगते हैं यहाँ पे। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिटरमाइन होता है। सर ये चीज तो ठीक है, सर क्या इसका भी कोई नाम है? यस, इसका भी एक और नाम है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसका एक और नाम है क्या, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सर ठीक है ना, बोलो क्लियर है। सर इसको याद करने के लिए भी कोई हुक बता दो, जैसे ऊपर बताया था पीजी, तो इसको याद कर लेना बेटा। एफएम सुनते हो, आप सुन रहे हैं एफएम, एफ मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, एफ मतलब फ्लोटिंग है ना, एम मतलब मार्केट, तो ये इससे याद रख लेना, ठीक है। ओके सर, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से मैंने ढंग से पढ़ा रहा हूं बेटा। कुछ भी ध्यान में अगर दिक्कत है तो समझ लो कि फिर आपको आगे जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वहां दिक्कत आ जाएगी। तो तीसरे का नाम लिखेंगे, तीसरे का नाम बेटा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम, बोलो क्लियर है। तो ऐसा एक्सचेंज रेट बेटा, ठीक है ना, पहले वाला तो गवर्नमेंट फिक्स करती है, दूसरा मार्केट फोर्सेस। यहां पे कौन फिक्स करता है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस प्लस में एंड सेंट्रल बैंक, याद रखना बेटा, सेंट्रल बैंक। दो लोग हो गए, अब की बार तो एक ही था, ठीक है ना। पहले में गवर्नमेंट फिक्स करती है, दूसरे में मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के रूल लगते हैं। यहां पे मार्केट फोर्सेस प्लस में सेंट्रल बैंक भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है सर। सर ये तो गलत बात, गंदी बात सर, गंदी बात, ये तो गलत बात सर, गंदी बात, इसलिए इसका नाम रख दिया डर्टी। इसलिए इसका नाम रख दिया डर्टी फ्लोटिंग। एक और नाम क्या रख दिया इसका, डर्टी फ्लोटिंग। बोलो क्लियर है बेटा। सर ठीक है, चलें आगे चलें, ठीक है, ठीक है सर। सर इसको भी याद करने का कोई तरीका बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूं, एमसीडी से याद कर लेना बेटा। एमसीडी तो सुना ही होगा, जी सर। एम मतलब मार्केट, ठीक है ना, सी मतलब सेंट्रल और डी मतलब डर्टी होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है और आपका यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटा। तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे ही हवा में उड़ा दिया अगर इसको तो आप भी हवा में उड़ जाओगे, तो हवा हवाई होनी नहीं है यहाँ, ठीक है ना। क्यों ना थोड़ी पढ़ाई हो जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको छोटी सी बता दूं, आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो मैंने ये पहले वाला पॉइंट कराया बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो मैंने पहला पॉइंट कराया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें दो पॉइंट और हैं जो कि नोट 1 और नोट 1, ठीक है ना, नोट 1 एंड नोट 2 करके, ठीक है ना, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। तो नोट 1 में क्या है, डीवैल्यूएशन, ठीक है ना, और नोट 2 में क्या है, रिवैल्यूएशन। तो यहां पे क्या है बेटा, डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, और यहां पे क्या है, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बेटा, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी करेंसी गिरा देती है जानबूझ के, ठीक है ना। और रिवॉल्यूशन मतलब कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर देती है, उसको बोलते हैं। तो डिवैल्यूशन मतलब जब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू गिरा देती है, रिवॉल्यूशन मतलब जब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। करेंसी की वैल्यू गिराना और बढ़ाने से फायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वेरी। अभी ये क्लियर है, एकदम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने आपको करा दिया है। एक बार वापिस आ जाएंगे, ठीक है ना, और हौले हौले चैप्टर खत्म होने की कगार पे बढ़ते हुए।
तो बेटा अभी तक हमने 4 कंटेंट कर लिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। कंटेंट नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट नंबर 4 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बिल्कुल अगर चाहो तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मुझे भी भूख लगी हुई है, लेकिन अब जो भी मैं समझा रहा हूं एक साथ समझना बहुत ध्यान से। कंटेंट नंबर 5 से लेके कंटेंट नंबर 8 तक, ठीक है ना, ये जो है ना पूरा का पूरा ग्रुप, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट 5 और 6 डिमांड के हैं और ये सप्लाई के हैं, तो ये दोनों आपको समझने हैं, फिर ये दोनों समझने हैं। ये 4 के 4 पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, ठीक है। ओके, फिर तो समझो चैप्टर खत्म। 9 10 वगैरह ये बकवास पॉइंट है, ये ना भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इधर ध्यान देना। चलें चलें बेटा, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 4 पॉइंट ये हो गए हैं, और यहाँ पे आ जाएंगे। अब लिखेंगे आगे की तरफ। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 बहुत बारीकी से समझेंगे। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड डिमांड फॉर डिमांड फॉर फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज। अब सवाल ये उठता है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है सर, क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, ये एग्जाम में पहली बात तो थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है और फिर याद भी करना है। समझोगे तो एकदम बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है ना। ओके, याद करोगे तो वैसे क्वेश्चन आपको थोड़ी सी मुश्किल लगने लग जाएंगे, जहाँ पे आपको दिमाग खोल के पढ़ने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब सवाल सिर्फ इतना है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा? इंडिया की करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी करेंसी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डॉलर, तो डॉलर हो गया फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, डिमांड कब बढ़ेगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कब ज्यादा मांगूंगा? मान लो मैं हूं बेटा, तो मैं मेरे को फॉरेन करेंसी कब कब चाहिएगी, ठीक है ना, तो ये बात है। तो यहाँ पे बस इतना सोच लो, मान लो मैं जो हूं, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इंपोर्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? चलो मैं अपनी फ़ोटो बनाता हूँ, फ़ोटो थोड़ी सुंदर होगी, ठीक है ना, घबराना नहीं है। ये बाल है मेरा, हमेशा से सपना है कि एक चोटी रखूँ, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ये इससे काम चला लेते हैं। ये मैं हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? इंडिया का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? यूएस से इंपोर्ट कर रहा हूँ, यूएस से माल मंगा रहा हूँ इंडिया के अंदर, ठीक है। यूएस से इंपोर्ट कर रहा हूँ, यूएस से क्या कर रहा हूँ? इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अब कौन सी करेंसी में पेमेंट करूंगा? मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उनको रुपीज तो दे नहीं सकता, वो तो मना नहीं कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी करेंसी। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे डॉलर देना पड़ेगा। अब डॉलर देना पड़ेगा तो मुझे पास डॉलर होना चाहिए ना। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा ये लो रुपए, और मुझे क्या दे दो? डॉलर दे दो। यानी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? डिमांड कर रहा हूँ, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, है ना, ठीक है ना। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर। तो ये क्या होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पूरा नाम लिख देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप क्लियर है सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखूं? चलो सर इंग्लिश में भी लिख दो सर। टू मेक दी टू मेक दी पेमेंट, ठीक है, फॉर फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप क्लियर है। तो क्या लिख रखा है? पेमेंट करने के लिए, अगर मैंने इंपोर्ट किया किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, तो उसकी पेमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट खत्म होगा। आगे चलते हैं, इसके अंदर दूसरा पॉइंट, और कैसे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। मान लो टूरिज्म, यहाँ पे लिख लेते हैं टूरिज्म, ठीक है ना। टूरिज्म का मतलब क्या है बेटा? ठीक है ना, मान लो मुझे लगा क्यों ना, ठीक है ना, ये मैं शैतान शैतान बच्चा, ठीक है। ओके, इधर इधर देखना, ठीक है। मेरे को लगा क्यों ना एक ट्रिप लगा दी जाए, ठीक है ना, क्यों ना एक ट्रिप लगा दी जाए, फॉरेन टूर। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपनी एक टी शर्ट पैक की, मैंने सोचा एक वहाँ खरीद लूंगा, 2 टी शर्ट काफ़ी हैं, ठीक है ना, और एक जीन्स, ठीक है ना, इतना ही बस, बाकी तो चप्पल पहन के निकल लेंगे, है ना। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, फॉरेन टूर, मैं फॉरेन टूर पे निकल गया। फॉरेन टूर के लिए मैं कहाँ चला गया, ठीक है ना, मान लेते हैं मैं यूएस चला गया,
ठीक है ना। अब मैं यूएस जाऊंगा बेटा, तो मेरे तो वहाँ खर्चे होंगे ना, मैं वहाँ पे होटल में रुकूंगा, ठीक है ना, कहीं कुछ खाऊंगा, कुछ खरीदूंगा, तो खर्चा लगेगा। अब खर्चा लगेगा तो मुझे पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। टैक्सी वाले को पे कर रहा हूँ, होटल वाले को पे कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे पे कर रहा हूँ बेटा, खर्चा लग रहा है मेरा, ठीक है। अब मैं पे कैसे करूंगा, मैं अपने रुपीज की तो पेमेंट कर नहीं सकता, इंडियन रुपीज तो वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, टैक्सी वाला मना कर देगा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। इसलिए मैं जब जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक को, ठीक है ना, मैं क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा और उनसे डॉलर ले लूंगा, ताकि मैं वहां डॉलर में पेमेंट कर सकूं। बोलो क्लियर है। टूरिज्म की वजह से क्या होगा बेटा, मैं डिमांड कर रहा हूं, मैं डॉलर की डिमांड कर रहा हूं, डिमांड बढ़वा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। तो इसको अगर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या कहेंगे, टू मीट, टू मीट एक्सपेंडिचर, टू मीट एक्सपेंडिचर, खर्चा करूंगा ना वहां, इनकर्ड इन फॉरेन टूर, इनकर्ड इन फॉरेन टूर। बोलो क्लियर है। यही अपन ने समझाया है। ये क्या हो गया, ये क्या लिखा गया, फॉरेन टूर दोबारा से लिख देते हैं, फॉरेन टूर। बोलो क्लियर है बेटा। ठीक है सर, ये बीच में गायब क्यों हो रहा है। चलो ठीक है ना, फॉरेन टूर हो गया, ठीक है सर। तो ये तो पॉइंट हो गया है, इसमें भी डिमांड हो जाएगी। अगला पॉइंट सीख लेते हैं, और कौन सा तरीका हो सकता है जिससे डिमांड बढ़ेगी डॉलर की, फॉरेन करेंसी की, मतलब, ठीक है। एक वर्ड है बेटा जिसका नाम है क्या, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट एब्रोड, एब्रोड मतलब फॉरेन कंट्री, सेंट यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब बेटा वन वे ट्रांसफर, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। मैं किसी को फॉरेन कंट्री में गिफ्ट भेज रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसी को फॉरेन कंट्री में गिफ्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके, मान लेते हैं ये मैं हूँ, ठीक है। ओके, टिंग 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 टिंग, ये है, ये मैं हूँ, वन ऑफ माई फ्रेंड इन यूएसए, टिंग टिंग टिंग, ठीक है। ओके, मेरे को उसको गिफ्ट देना है, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। मुझे क्या देना है, उसको गिफ्ट देना है। मैंने वहीं पे कॉल लगाई, इंटरनेशनल कॉल लगाई यूएस में, मैंने गिफ्ट शॉप को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे 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 मेरे दोस्त को गिफ्ट भेज दो। उन्होंने कहा लाओ हमें पेमेंट भेज दो, ठीक है ना। तो मुझे क्या भेजना पड़ेगा, पेमेंट, डॉलर भेजना पड़ेगा, तो डॉलर देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो करेंसी वो हमारी थोड़ी लेंगे, तो डॉलर देने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, वन वे ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डिमांड करूंगा, तभी तो मैं पेमेंट कर पाऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट, और कैसे डिमांड बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ, परचेज ऑफ एसेट्स। अगर मैं एसेट्स खरीद रहा हूँ कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना। देखो बेटा मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है ना, ये है अपना इंडिया, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि यूएस में जो है मैं क्या करूँ, एक घर खरीद लूँ। तो मैंने वहाँ पे एक घर देखा, मैंने कहा एक सपनों सा घर, अपनों सा घर, ये जो घर है, मैंने कहा कि ये घर मुझे चाहिए, ये घर मुझे दे दे, ठीक है ना। और मैंने कहा ये लो रुपए, उन्होंने कहा रुपए, इसके क्या काम है, हम रुपए नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या लोगे, तो उन्होंने कहा डॉलर दो, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कितने का है ये, उन्होंने कहा 2 लाख डॉलर का ये घर है, 2 लाख डॉलर। तो बेटा मेरे पास तो रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा, रुपए को पहले डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, यानी मैं डॉलर की डिमांड बढ़ा रहा हूँ, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे फॉरेन कंट्री के अंदर कोई जमीन खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, बॉन्ड खरीदना है, तो मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो मैं जब भी एसेट्स खरीदूंगा फॉरेन कंट्री के अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट आपको करा दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5 खत्म। अब आगे चलते हैं बेटा, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, एक बार वापस आ जाते हैं। आई होप मज़ा आ रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आगे हैं, और ये पॉइंट हो गया है, ठीक है, डिमांड का। इसके साथ डिमांड कर लेते हैं अब, फिर सप्लाई के 2 पॉइंट कर लेंगे, और आराम से जो है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे ये वाला पॉइंट तो अभी किया था ना, हाँ, नीचे अगले पेज पे चल पड़ते हैं, ये लो। अब आ जाते हैं बेटा पॉइंट नंबर 6 की तरफ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। 3 बातें बताऊंगा इसके अंदर, और तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो यहां लिखेंगे डिमांड
डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बेटा वही मेरे लिए, जैसे मैं डॉलर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, डिमांड कर्व, ठीक है। तो तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। कितनी बातें करनी है इसके अंदर? तीन बातें, ठीक है। कौन कौन सी बातें? देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली पॉइंट, सबसे पहला यहां स्टार करके लिखता हूं मैं, ठीक है। क्या? कि देर इज ए इनवर्स रिलेशन, देर इज ए इनवर्स रिलेशन, देर इज ए इनवर्स रिलेशन, देर इज ए इनवर्स रिलेशन बेटा, किसके बीच में? फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है और फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है, ठीक है ना। किसके बीच में बेटा? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, ठीक है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम वो पढ़ते हैं ना डिमांड वाले, उसमें उसमें भी तो इनवर्स रिलेशन होता है ना, ठीक है, याद है, ठीक है। जब हम क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी तो पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कब होगी? कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। वैसे ही यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, रेट है वैसे यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, तो रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और रेट कम होएगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, ये ध्यान रखना है क्या है रिलेशन? इनवर्स रिलेशन है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? चलिए, दूसरा है इसका ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है ना। इसका ग्राफ ध्यान रखना बेटा। दूसरा कैसे ध्यान रखेंगे? ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस, क्लियर है, ठीक है ना। वाई एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं पहले रेट इतना था, ठीक है ना, ओके, और मान लेते हैं डिमांड थी इतनी, बोलो क्लियर है। रेट बढ़ गया बेटा, रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड कम होगी, ठीक है ना, बताया था ना, रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड कम होगी। तो ये हो गया, आप इसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कैसा स्लोप हुआ बेटा इसका? स्लोप हुआ इसका, ये देखो डाउनवर्ड स्लोप हुआ ना। तो कैसा स्लोप हुआ? तीसरा पॉइंट यहां लिख देंगे, कैसा स्लोप हुआ? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो स्लोप कैसा बना इसका? सर स्लोप हुआ इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो बेटा यही बात है, यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब सप्लाई का पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो मीनिंग अपना हो गया है, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन हो गया, डिफरेंस हो गया, टाइप्स हो गया है, डिमांड के दोनों पॉइंट्स हो गए हैं, अब सप्लाई के दोनों पॉइंट हो गए, और चैप्टर खत्म समझो। बाकी के तो रद्दी पॉइंट है, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। चलें पॉइंट नंबर 7 और 8 करें। यस सर, पॉइंट नंबर 7 और 8 कर लेते हैं। नीचे आएंगे बेटा, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे ये रहा पॉइंट नंबर 7 और 8। तो लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 7। तो ये है बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसका उल्टा है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है, वरना आपको दिक्कत आएगी फिर बाद में जब एमसीक्यू बाकी कॉन्सेप्ट्स करेंगे ना, सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस। तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा था डिमांड के अंदर इंपोर्ट, तो इसका उल्टा क्या होता है इंपोर्ट का? एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे पास फॉरेन करेंसी आएगी बेटा, ठीक है, एक्सपोर्ट करूंगा तो क्या आएगी मेरे पास? फॉरेन करेंसी आएगी। उसका उल्टा करना है। वहां पे क्या था बेटा? वहां पे हमने पढ़ा था क्या, ठीक है, कि भैया मैं दूसरे देश में कुछ खरीद रहा हूं, तो मतलब मैं दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। इसमें क्या है, दूसरे देश के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी ना, फॉरेन करेंसी आएगी हमारे पास, तो उसको कह सकते हैं क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उल्टा है उसका, डिमांड का बिल्कुल उल्टा है बेटा। वहां पे हमने पढ़ा था यूनिलेटरल, ठीक है, याद है? यूनिलेटरल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड। वहां पे मैं गिफ्ट भेज रहा था,
अपने दोस्त को पिछले वाले पॉइंट में, यहाँ मेरा दोस्त मुझे भेजेगा बेटा, तो सप्लाई बढ़ेगी ना। हाँ उल्टा है, ठीक है। और एक नया पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है, इसको बोलते हैं बेटा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं ना, मान लो किसी देश के अंदर डॉलर का रेट कम है, सस्ता है डॉलर, तो हम वहां से खरीदेंगे और जहां महंगा होगा ना डॉलर वहां बेच देंगे, ठीक है ना, वहां बेच देंगे। ऐसा होता है, उसको बोलते हैं क्या, स्पेकुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन, ठीक है। बोलो क्लियर है बेटा, ठीक है सर। तो इसका अगला पॉइंट कर लेते हैं फिर, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 समझो, चैप्टर खत्म इस पॉइंट के साथ। अब हम पढ़ेंगे बेटा सप्लाई कर्व। जैसे हमने डिमांड कर्व पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे क्या, सप्लाई कर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे उसमें बताया था बेटा 3 पॉइंट, इसमें भी 3 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। वहां हमने क्या पढ़ा था बेटा, इनवर्स रिलेशन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन बेटा। ये बात आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, ठीक है ना। ओके, डायरेक्ट रिलेशन। तो दूसरी चीज बेटा, वहां पे ग्राफ पढ़ा था, यहाँ पे भी ग्राफ पढ़ लेंगे। तो ग्राफ कैसे होगा इसका, ये होगा ग्राफ, ठीक है ना। मान लेते हैं इतना रेट है, इतनी सप्लाई है, रेट बढ़ गया बेटा तो सप्लाई भी बढ़ गई, ठीक है ना। ये होगा इसका, ये होगा ग्राफ। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। तो तीसरी चीज, वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग थी बेटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोप हो जाएगा। बस ये 3 बातें ध्यान रख लेना, इसकी 3 बातें उसकी। अब बाकी के पॉइंट्स करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ठीक है सर। फिर भी थोड़े से बता दो सर, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 के अंदर है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या कहता है बेटा, ठीक है ना। तो एक्सचेंज रेट कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा बेटा, ठीक है ना, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का इक्वल होगा। जहां पे डिमांड किसके इक्वल होगा, डिमांड सप्लाई के इक्वल होगा बेटा, ठीक है। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे इक्वल होगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है एक्सचेंज रेट के लिए, ठीक है। कुछ खास है नहीं, छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 के अंदर क्या करेंगे सर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ेंगे। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा देखो, ये मान लेते हैं आपके आस पड़ोस में बेटा ऐसी मार्केट होगी जहां पे कपड़े मिलते हैं, आप उसको बोलते हैं कपड़ा मार्केट। आपके आसपास में ऐसी मार्केट होगी जहां सब्जी मिलते हैं, आप बोलते हैं सब्जी मार्केट। तो बेटा ये वो मार्केट है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है ना। ऐसी मार्केट जहां कपड़ा खरीदते और बेचते हैं, कपड़ा मार्केट है। जहां सब्जी खरीदते हैं और बेचते हैं, सब्जी मार्केट है। और जहां पे फॉरेन करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा। बस इतना सा, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसे बोलेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब ए मार्केट, ए मार्केट इन विच, एक ऐसी मार्केट इन विच जिसमें फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, क्या करते हैं, खरीदी और बेची जाती है। आर बॉच एंड सोल्ड। तो बोलो क्लियर बेटा, जहां पे फॉरेन करेंसी खरीदी बेची जाती है उसे बोलते हैं। बोलो क्लियर है। इसके अंदर 3 तरीके की मार्केट है, जिसको याद कर सकते हो। HTC मोबाइल सुना होगा कभी, उसके नाम से याद कर सकते हो। H मतलब हैजिंग फंक्शन, ठीक है ना। T मतलब ट्रांसफर फंक्शन, और C मतलब बेटा क्रेडिट फंक्शन। ये आप रीड करके देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ठीक है सर, लास्ट पढ़ते हैं बेटा पॉइंट नंबर 11, और उसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेन, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो कितने टाइप की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है बेटा, तो यहां पे बता रखा है 2 टाइप की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। कौन कौन सी, एक होती है बेटा क्या, सपोर्ट मार्केट। इंपॉर्टेंट है नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, फिर से बता दूंगा, अभी बस 10 सेकंड में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। फिर से बता दूंगा कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ताकि जब अगली क्लास में आओ आप तो सारे CBSE क्वेश्चन आपको आसान लगे। स्पोर्ट मार्केट क्या होता है बेटा, ऐसी मार्केट
ठीक है ना, जहां पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इमीडिएटली हो जाता है, मतलब तुरंत पैसा मिल जाएगा आपको अगर कुछ बेचोगे, और तुरंत आपको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब रिसिप्ट्स एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली, आर मेड इमीडिएटली बेटा, इमीडिएटली, बोलो क्लियर है। ऑन द स्पॉट सुनते हैं ना कभी कभी कि ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा, वो ऑन द स्पॉट मतलब इमीडिएटली, ठीक है ना, आपको पैसे मिल जाएंगे, इमीडिएटली आपको पेमेंट करना है, इसलिए इसका नाम है स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है बेटा, एक मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट, बोलो क्लियर है। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है बेटा, ऐसी मार्केट जिसमें फॉरेन करेंसी अगर सेल परचेज की बात करें, ठीक है ना, वो करेंगे किसी फ्यूचर डेट पे, मतलब फ्यूचर डेट पे सेल परचेज होएगी बेटा, सेल परचेज फ्यूचर डेट पे होएगी, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन जो रेट है ना वो आज ही डिसाइड कर रहे हैं, जो रेट है ना कि भैया किस रेट पे होगी वो आज ही डिसाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है ना। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, एक बार वापस आएंगे ऊपर और यहाँ पे बिल्कुल, तो कंटेंट नंबर 1, ठीक है ना, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, कंटेंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ढंग से कर लेना, एक बार दोबारा वीडियो देख के। 2 कर लेना, 4 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है बेटा, ढंग से करना, 4 के तो भयंकर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 5 6 7 8 ये पूरा ग्रुप बेटा पूरा बंच होना चाहिए, तो 3 ऊपर और 4 ये 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, इन 7 को एक बार फिर से कर लेना, ठीक है ना। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम क्या करने वाले हैं, अपना जो चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, आज मैं उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम के अंदर कुछ नहीं आएगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक के अंदर मिल जाएंगे। संदीप गर्ग की आपके पास जो बुक है वो बुक निकाल लो, उसका मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं बेटा, ठीक है ना। आप इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, 11.13 पेज नंबर निकाल लो। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर नंबर 11 है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका पेज नंबर 11.13 निकाल लोगे। आज मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चन, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एमसीक्यू, ठीक है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन, सभी तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 110% चांस है कि पूरा 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ओके। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो इससे पहले आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। 100% जो मैंने आपको पढ़ाया है वो चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा प्रॉपर तरीके से, देन आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं हम लोग। मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं बेटा। इसके अलावा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आते हैं इन्हीं में से, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अगर कोई एग्जाम में आया होगा तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करेंगे बेटा, ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और एमसीक्यू, और एमसीक्यू के बाद बेटा यहाँ पर नीचे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, और 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चले आगे की तरफ, ठीक है जी। हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत यहां से करेंगे, उल्टा चलेंगे हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं बेटा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वो इसलिए कि जिन लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो अभी उनको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इस वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, और यहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके हो जाएंगे, 2 बातें यहां पर उसको हो जाएंगी। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं हर एक चीज आपको बताता चलूंगा। आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं ये मान के चलता हूं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी होती हैं उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ये हमने अपने नोट्स के अंदर पढ़ लिया था। अगर आप मैं नोट्स दिखाऊं तो ये रहे अपने नोट्स,
ठीक है ना, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मैंने विद एग्जांपल आपको करा दिया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रखा है, चलिए इसकी तरफ चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ऐसा रेट जिसपे एक करेंसी को दूसरी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है जिसमें एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं। तो ये भी हमने अपने नोट्स के अंदर ही, यानी कि ठीक है ना, हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर आपने जो क्लास कंप्लीट की है तो आपको पता होगा बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया है, जिसमें मैंने बताया था करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना, ठीक है ना। तो विद एग्जांपल यहाँ पे समझाया था, तो वही यहाँ पे पूछ रखा है कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैंने आपको एक्सचेंज रेट की टाइप्स कराई थी, अगर याद हो तो बेटा। एक्सचेंज रेट की 3 टाइप होती हैं, उसी में से यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू भी हैं बेटा, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, तो आपको अच्छे से आपने किया होगा। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था बेटा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। इसका एक और नाम बताया था, यहाँ पे पूछ रखा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो वही बता रखा है, ऐसा एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो चलिए ये भी हो गया है, आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद पूछ रखा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो ये इसके नीचे ही दे रखा है बेटा, 3 टाइप में से, ठीक है ना। दूसरा, पहला फिक्स एक्सचेंज रेट पूछ रखा है, दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो ये भी मैंने इसके नीचे ही यहाँ पे आपको पढ़ा दिया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा, ऐसा रेट जो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। इसका एक और नाम होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से डिटरमाइन होता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी तीनों टाइप पूछ रखी है बेटा, एक तरीके से तीनों का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट ये भी हमने पढ़ लिया था बेटा, एक ऐसा एक्सचेंज रेट जो डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करती है, इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। आगे पूछ रखा है, नेम द सोर्स 2 सोर्सेस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको करा रखा है बेटा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर याद है आपको तो यहाँ पे हमने पढ़ा था डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और मैंने लिख भी रखा है कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी आते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे 2 पूछे इसने, मैंने तो 4 करा रखे हैं आपको। डिमांड कब बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, ठीक है ना, तो हमें पेमेंट करना है फॉरेन करेंसी में, इसलिए हमें ज़रूरत है। टूरिज्म बेटा, अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाऊँगा तो मुझे खर्चा करना है, तो फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने कराए थे, इनमें से कोई भी 2 के खाली नाम लिखने हैं, और कुछ इसने पूछा नहीं है। एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो स्टेट 2 सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन, ये सप्लाई के सोर्सेस पूछ रखे हैं जैसे डिमांड के थे, तो ये भी करा रखा है बेटा, ये भी हमने पढ़ लिया था, अगर याद हो तो आपको। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेटा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के 4 पॉइंट कराए थे, ये सब कुछ आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, संदीप गर्ग की बुक है आपके पास, उसमें भी है। तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़े थे, 4 में से कोई भी 2 के नाम लिखने हैं बस खाली, और कुछ भी नहीं करना है, इवन आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, हाउ कैन इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटा एफडीआई की बात कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, ठीक है ना। अगर एफडीआई बढ़ जाती है बेटा, यानी दूसरे देश के लोग हमारे देश में ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, दूसरे देश के लोग हमारे देश में ज्यादा पैसा लगाएंगे बेटा, फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, यानी सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की, ठीक है ना। हमारे देश में सप्लाई बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की, ज्यादा सप्लाई आएगी बेटा, तो जो फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है बेटा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। बोलो क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हाउ कैन आरबीआई हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। मान लो डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब इसको कम करने का तरीका क्या है, उसमें आरबीआई कैसे हेल्प कर सकता है। देखो बेटा, सारी फॉरेन करेंसी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। अगर आरबीआई को फॉरेन करेंसी को डाउन करना है, नीचे गिराना है, तो क्या करेगा, जितने भी करेंसी उसके पास है, ठीक है ना, वो मार्केट में उतार दो, सप्लाई कर दो, ठीक है ना। सारे के सारे जो फॉरेन करेंसी वो मार्केट में उतार दो बेटा, उससे क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि प्याज का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में प्याज उतार देती है, प्याज का प्राइस डाउन आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने कराई हुई हैं, डोंट वरी। नेम द मार्केट एक्सचेंज रेट इन विच द सेंट्रल बैंक कैन एक्ट। अब मार्केट एक्सचेंज रेट बेटा जिसमें सेंट्रल बैंक का हाथ होता है, कौन सा होता है, अभी हमने टाइप्स पढ़ी थी बेटा, अगर याद हो तो, अभी हमने टाइप्स पढ़ी थी,
और 3 टाइप थी, और 3 में से ये वाली जो टाइप है इसमें मैंने बताया था सेंट्रल बैंक का हाथ होता है, तो इसका नाम पूछ रखा है, क्या नाम है इसका, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो यही आंसर है इसका, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है क्या बेटा, आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने कहां पढ़ा है इसको। ये देखो, यहां पर मैंने आपको टाइप्स बताई थी फॉरेन एक्सचेंज रेट की, 3 टाइप होती हैं। 3 में से जो पहली टाइप है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा, इसी के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंदर ही 2 नोट दे रखे हैं, नोट 1 और नोट 2 बना के। एक में बता रखा है डीवैल्यूएशन क्या होता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कई बार गवर्नमेंट जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरा देती है बेटा, ठीक है ना। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरेगी बेटा तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, जिससे कि फॉरेन करेंसी के लोग, ठीक है ना, हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा तो ज़्यादा खरीदेंगे, है ना, क्लियर है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ाना बेटा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर डिवैल्यूएशन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन अपने हो गए हैं। एक एक नंबर वाले सारे सीबीएसई के क्वेश्चन मैंने करा दिए जो भी एग्जाम में आए हैं, तो ये तो हो गया है 100% काम। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर दे रखे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से सीबीएसई का नहीं है। यहाँ आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ऐसे लिखा मिलेगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी बेटा, चूज द करेक्ट अल्टरनेट अमंग दोज गिवन। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ऐसे दे रखा हुआ। इसमें एक ही क्वेश्चन है जो 2023 में एग्जाम में आया था, यही मैं आपको करा रहा हूँ। जैसा कि हमने बात की थी, सारे सीबीएसई क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो पहली स्टेटमेंट है बेटा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिरती है, डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, तो ये कहता है उससे ना एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना, तो लोग ज़्यादा फॉरेन कंट्री के अंदर ज़्यादा खरीदेंगे, सस्ता हो जाएगा प्रोडक्ट, इसलिए तो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बोलो क्लियर है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बेटा, तो ट्रू हो गया पहला। ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज, अगर इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हो जाएगी, बात एक ही है जैसे ऊपर पड़ा, ठीक है ना। परचेज पावर ऑफ द यूएस डॉलर में इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, ठीक है ना, तो पहले $1 में जितना सामान आता था अब ज़्यादा सामान आएगा, तो यानी कि दूसरी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, वही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रू है बेटा, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हो गया है 100%। इसमें एक ही क्वेश्चन था जो सीबीएसई का था, मैंने यहाँ पे करा दिया है। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ बेटा, यहाँ पर असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, निशान लगा लो तीनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलें आगे, ठीक है सर, चलते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एमसीक्यू दे रखे हैं बेटा काफी सारे। अब ये सारे एमसीक्यू करेंगे हम लोग, और ये आप देखेंगे कि ये सारे एमसीक्यू हमने पहले पढ़ रखे हैं, सारे के सारे मैंने बुक के अंदर करा रखे हैं, डोंट वरी। अब एमसीक्यू के अंदर जितने भी एमसीक्यू हैं बेटा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के एमसीक्यू, सारे मैं यहाँ पे करा दूंगा, डोंट वरी। इतना भी कर लोगे 100% काम हो जाएगा। चैप्टर वाइज बेटा जो एज पर सीबीएसई इंपॉर्टेंट है, एज पर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतना पढ़ लो, आपका 100% काम हो जाएगा। अगर आप सोचो कि चैप्टर को डिटेल में पढ़ लूँ, एक एक वर्ड पढ़ लूँ, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। उसमें दिक्कत ऐसी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना, ओके, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आप पजल हो जाएंगे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले साल एक क्वेश्चन आया था बेटा 2024 के अंदर, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में इफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, इफेक्ट करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला बेटा परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड बाई एन इंडियन। मैं इंडियन हूं बेटा, ठीक है ना, मैंने क्या किया, इंग्लैंड में, ठीक है ना, एक लैंड खरीदी है। अब मैं अगर इंग्लैंड में लैंड खरीदूंगा, ठीक है, अगर तो ये तो डिमांड हुई ना, सप्लाई थोड़ी हुई। अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मुझे तो फॉरेन करेंसी उनको देनी है, तो डिमांड हुई, डिमांड करूंगा बेटा। तो दूसरे पे आ जाते हैं फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल। अच्छा, फॉरेन के कुछ लोग हैं ताजमहल घूमने आ रहे हैं बेटा, फॉरेन टूरिस्ट, तो वो तो सप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉरेन करेंसी खर्च करेंगे वो, तो ये आ जाएगा, ये ठीक है, ठीक है ना, ये सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाला पॉइंट। तीसरा, डोनेशन ऑफ $500 मिलियन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने डोनेशन दिया बेटा, ये भी सप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इंडिया के अंदर ज़्यादा करेंसी आएगी। इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडी। अगर इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है बेटा, तो वो तो डिमांड करेगा ना, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट करेक्ट हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये करते हैं।
ठीक है ना। और इस तरीके के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट के रेट पढ़े थे बेटा हमने, अगर यहाँ पे ध्यान हो तो आपको, यहाँ पे हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, ये रही, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे पूछा है कि मार्केट का रोल किस में आता था बेटा। अब देखो पहले वाले में तो गवर्नमेंट का रोल आता है बेटा, पहली टाइप में तो क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दूसरे में क्या है बेटा, अगर दूसरे में ध्यान से देखोगे तो यहाँ डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इसमें आता है मार्केट, ठीक है ना। तीसरे में मार्केट आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वो सॉरी आरबीआई आता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा इसके अंदर आंसर, कौन सा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बोलो क्लियर है, तो ये आंसर होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अगर आता है आपको, चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं है। व्हेन इन ए कंट्री, ठीक है ना, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइज, अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ता है तो नेशनल इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी बेटा। अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम व्हेन ए कंट्री मार्केट प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल, ये उल्टा है बेटा, ठीक है ना। देखो अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, कम होएगा तो कम होएगी, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ होंगे। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे हालांकि सीबीएसई क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, चाहे सैंपल पेपर के हों चाहे एग्जाम में आए हों। ए कंट्री करेंसी एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अनदर करेंसी कैन अंडरगो चेंज ओवर द टाइम अफेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। चाइना करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, ठीक है ना, चाइना की जो करेंसी है बेटा डेप्रिशिएटेड मतलब कम हुई है सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द जापान की करेंसी के मुकाबले में ओवर ए पास्ट ईयर, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू के अंदर मैंने डी निशान लगा रखा है, ठीक है ना। क्यों बेटा, देखो चाइना की करेंसी अगर वैल्यू कम हो रही है, सस्ती हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, चाइना एक्सपोर्ट, ठीक है ना, ओके क्लियर है, एक्सपोर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि उसका माल सस्ता हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। इंपोर्ट फ्रॉम जापान विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, बोलो क्लियर है, ठीक है, तो क्लियर है, इसको तो फायदा ही है ना। चलो आगे चलते हैं, 17 क्वेश्चन करते हैं। अंडर द फिल इन द ब्लैंक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक का रोल कहां पे आता था, सेंट्रल बैंक आता था तीसरी टाइप में, 3 टाइप थी ना, 1 2 3 टाइप थी फॉरेन एक्सचेंज की बेटा, जो तीसरी टाइप थी इसमें आता है सेंट्रल बैंक क्या नाम था इसका, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो यही पूछा है इसमें, ठीक है ना। तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, इसने पूछा है, नाम लिखना है यहाँ पे, तो मैनेज फ्लोटिंग रेट है थर्ड वाले का। ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, ड्यू टू फॉल इन वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी बेटा। इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आरबीआई डिसाइडेड टू बाय इंडियन करेंसी, दिस टाइप ऑफ एक्शन बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। देखो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का रोल कहाँ पे आता है, अभी ऊपर पढ़ के आए, सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, सपोज द प्राइस ऑफ 1 यूके पाउंड हैज इंक्रीज फ्रॉम 70, एक बार दोबारा देखते हैं, सपोज प्राइस ऑफ 1 यूके पाउंड इज इंक्रीज फ्रॉम 70 टू 80, मतलब 1 पाउंड का प्राइस पहले 70 रुपीज था, मतलब अगर मैं बैंक में जाता हूं और 70 रुपए देकर मैं 1 पाउंड ले सकता था, लेकिन अब मुझे 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी बेटा, डेप्रिशिएट होगी। ये सब बातें मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझा रखी है, अगर आपने ढंग से क्लास की होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। ये देखो ना करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल दे के बता रखा है, हर एक चीज आपको कराई गई है, सब कुछ एग्जाम में आया हुआ है जो पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ काफी सारी स्टेटमेंट दे रखी है, सी आंसर है। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम सेंट्रल बैंक का रोल होता है बेटा, आपको पता ही है, थर्ड वाली टाइप के अंदर, ठीक है ना। मॉडरेट एक्सचेंज रेट यही बता रहा है बस, और कुछ नहीं है, बाकी की ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, अंडर फिल इन द ब्लैंक एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी इंटरफेयर द एक्सचेंज रेट बेटा, ठीक है। जहां पे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अपनी टांग नहीं अड़ाती, ऐसी कौन सा एक्सचेंज रेट है बेटा, ठीक है ना, मतलब जहां पे सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, जहां पे ये देखो टाइप थी ना, तीनों में से ये पूछा है कि जहां पे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक टांग नहीं अड़ती। देखो तीसरे वाले में तो सेंट्रल बैंक टांग अड़ा रही है, तो ये तो नहीं हो सकता।
ठीक है ना। पहले वाले में बेटा गवर्नमेंट आंकड़ा ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, एक ही बचा ये, जिसमें ना तो गवर्नमेंट आंकड़ा ना ही सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा बेटा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं ना, तो ये नाम दे रखा है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि फ्लेक्सिबल लिखा नहीं ना, उसका दूसरा नाम लिख दिया इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सप्लाई। तो हमने सोर्स पढ़े ही थे बेटा काफी सारे, तो कौन सा सोर्स नहीं है। एक्सपोर्ट सप्लाई का सोर्स होता है बेटा, रेमिटेंस बाय इंडियन वर्कर वर्किंग अब्रोड, कोई दूसरे देश में काम कर रहा है वो पैसे भेज रहा है इंडिया के अंदर, तो सप्लाई का सोर्स होता है। इंपोर्ट नहीं होता, ये डिमांड होता है, तो ये तो डिमांड का पॉइंट है बेटा इंपोर्ट वाला, तो ये आ जाएगा आंसर। चले आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सैंपल पेपर हर जगह पे दे रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हालांकि सब कुछ इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। दो दोस्त हैं, मान लो, ठीक है ना, दो लोग हैं, ठीक है ना, एक का नाम है मीरा और एक का नाम है सिंधु, वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट। और जो ये एक्सचेंज रेट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये पूरी कहानी अगर आप पढ़ोगे तो इसमें एक तो मार्केट फोर्सेस आ रखा है यानी डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा आ रखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी आरबीआई। अब बेटा मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई एंड आरबीआई दोनों एक साथ जिसमें आते हैं, वो थर्ड टाइप होती है, अगर याद हो आपको, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तीसरी टाइप के अंदर होता था, जहां पे दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, कोविड के ऊपर क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट ऑफ कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई उसको एक्सपोर्ट किया गया, उससे क्या होगा बेटा, ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी अपने यहाँ पे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, ऑल द करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड। बेटा इंडिया की करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसी है उन्हें क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो मीनिंग पूछ रखा है, मैं पहले ही करा चुका हूँ। आगे क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, ये क्वेश्चन आपको बुक से करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बुक से इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जब पढ़ोगे उसकी मेरिट्स दे रखी है बेटा, उसकी खाली हेडिंग याद रख लेना। तो इसने ये पूछ रखा है कि कौन सी मेरिट्स नहीं है, तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, बी, एक बार ये याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ डिमांड। डिमांड का सोर्स कौन सा है, इंपोर्ट तो डिमांड का सोर्स है बेटा, रेमिटेंसेज बाय फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया टू देयर फैमिलीज, ठीक है ना, जो फॉरेनर इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो अपने फैमिलीज को पैसे भेज रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ओके, ये भी डिमांड का हो जाएगा। इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज बेटा, तो ये भी डिमांड हो जाएगा, डिमांड करेगा वहां पे खर्चा करने के लिए। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाएगा बेटा, ये बच गया क्या, डी, ये आंसर हो जाएगा, बोलो क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अंडर फिल इन द ब्लैंक एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस किस में आते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, ये भी होगा। सारे एमसीक्यू मैंने करा दिए हैं जितने भी सीबीएसई के थे, इसलिए आप उसमें करना, 100% काम हो गया। अब आ जाते हैं बेटा मैचिंग टाइप क्वेश्चन के अंदर। मैचिंग टाइप क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई का नहीं है, आप अपना टाइम बचाओ बेटा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं बेटा ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स 100% करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ओनली सीबीएसई, ठीक है ना, एज पर सीबीएसई जो एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं बेटा। ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा रीजन लिखना है, ये बात जरूर ध्यान रखना, आपको पहले हेडिंग डालनी है ट्रू है या फॉल्स है, देन उसका हल्का सा एक लाइन में रीजन लिख दो। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा जो 2023 के अंदर आया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना, तो ये कहता है कि इससे क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ेगा बेटा, बिल्कुल ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होएगी, हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा बेटा, सस्ता हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। 13 के अंदर कहता है मैनेज फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट, ये तीसरी टाइप है बेटा, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की तीसरी टाइप हमने पढ़ी थी। डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस, ठीक है ना, डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस और साथ में सेंट्रल बैंक, यही पढ़ा था हमने। जो तीसरी टाइप होती है बेटा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसमें डिमांड एंड सप्लाई प्लस में सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई दोनों का रोल होता है, तो ये तो ट्रू हो गया, बोलो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, अंडर ए मैनेज्ड, ठीक है ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, ये तो गलत है बेटा, गवर्नमेंट का तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर थर्ड टाइप में तो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और सेंट्रल बैंक होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, फॉल्स होगी बेटा। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हैज सेम इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट डिवैल्यूएशन, देखो करेंसी की वैल्यू कम होना डिवैल्यूएशन बोल देते हैं, जहां पे गवर्नमेंट जानबूझ के कम करती है वैल्यू, ठीक है ना, क्लियर है।
और यहाँ पे करेंसी की इसके अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो बात तो लेकिन दोनों की एक ही है ना, दोनों ही केस में करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो सेम इफेक्ट तो पड़ने वाला ही बेटा। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा, ठीक है ना। तो सॉरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो मैंने तो अभी आपको बताया ही था ये क्वेश्चन, अगर याद हो तो, ठीक है ना, जब हमने पढ़ा था बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है क्या, डिवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन दोनों नोट बना के इसी के अंदर समझा रखे हैं, उसके बाद फ्लेक्सिबल आता है बेटा। तो यही बात इसने पूछ रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू हो गया। चलें आगे की तरफ, बिल्कुल चलते हैं आगे की तरफ, चलें बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ट्रू एंड फॉल्स हो गए हैं। अब आ जाते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स निकाल लो। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन एज पर सीबीएसई 2020 में आया एग्जाम के अंदर, चलिए पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के बहुत सारे सोर्स होते हैं बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा होता है डिमांड का, फॉरेन एक्सचेंज। अगर हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ लिख देंगे बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है ना, ओके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा जरूरत पड़ती है ना बेटा, चीजें होती है ना। तो इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बोल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है ना, डिमांड की जगह पे क्या आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा, ठीक है ना, सप्लाई आ जाएगा बेटा, बोलो क्लियर है। तो यहाँ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी राइज, होम करेंसी मतलब इंडियन रुपीज जो है उसका वो क्या हो गया, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बेटा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बेटा, तो एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा बेटा, ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट तो कम हो जाएगा ना। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, ठीक है ना, तो हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। डिमांड कम हो जाएगी तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, बोलो क्लियर है। फिल इन द ब्लैंक सारे हो गए हैं, 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे एग्जाम के। अब चलते हैं आगे की तरफ। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं है बेटा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कोई क्वेश्चन सीबीएसई का नहीं है यहाँ पे। अब और ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद अब हम करने वाले हैं, बेस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम करने वाले हैं हाई ऑर्डर स्किल। हर एक चैप्टर का बेटा कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो, आप आपकी बुक के पीछे दे रखे होते हैं, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते अच्छे से। तो बेटा आपको पता कैसे लगेगा कि एग्जाम में क्या लिखना है, अपने पास से कुछ भी बना के लिख दो, भले ही आपको कितना भी अच्छा नॉलेज हो, लेकिन कंटेंट इकोनॉमिक्स में चाहिए होता है। अगर आप कंटेंट डिलीवरी प्रॉपर नहीं करोगे, लर्न करके चीजें नहीं लिखोगे बेटा, ठीक है ना, हल्का फुल्का लर्न करके लिखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर मान लो आपने कोई क्वेश्चन अपनी मर्जी से लिख दिया, आपको आता है लेकिन आप वो कंटेंट डिलीवरी नहीं दे पाते हो जो चाहिए होती है। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्वेश्चन है, अब 3 नंबर के क्वेश्चन में फिर आपका 1 नंबर आएगा, 1.5 नंबर आएगा, ठीक है ना। यही बात है बेटा, जहाँ पे 80 नंबर का पेपर आपको पूरा आते हुए भी 40-45 पे अटक जाता है बच्चा, ठीक है ना, और फिर 20 नंबर 18-20 नंबर उधर से, वो तब जाके उसके 60-65। लेकिन अगर अच्छा कंटेंट डिलीवरी करते हो तो बेटा अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। हर एक चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहां से एग्जाम के अंदर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सभी चैप्टर्स के। तो संदीप गर्ग सर की बुक में जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जितने भी सीबीएसई क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज, वो जरूर करने, बोलो क्लियर है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे बेटा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है बस एनसीईआरटी के हिसाब से। बाकी ये वाले क्वेश्चंस जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 11.14, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी सीबीएसई क्वेश्चन है, आइए इनको पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। चलिए शुरू करें जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वाई डज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी फॉल? डिमांड की बात कर रहा है, फॉरेन करेंसी, जैसे मान लो डॉलर है, डॉलर की डिमांड, ठीक है ना, गिर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों गिर रही है, ठीक है ना, ओके। तो बेटा आगे पूछता है एंड सप्लाई राइज, और सप्लाई बढ़ रही है, व्हेन इट्स प्राइस राइज, ठीक है ना। अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना, सप्लाई राइज बेटा व्हेन इट्स प्राइस राइज, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज। अगर फॉरेन एक्सचेंज बेटा, डॉलर का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, डॉलर का प्राइस अगर बढ़ जाएगा बेटा,
तो हम जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हमें महंगा पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब हमें फॉरेन करेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ बेटा, ठीक है ना, और मैं यूएस के अंदर से माल मंगा रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो पहले बेटा मुझे अगर $1000 देने पड़ते थे, अब मान लो $1100 देने पड़ रहे हैं, तो मेरे लिए तो बेटा इंपोर्ट महंगा हो गया ना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो डॉलर है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब मुझे ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे उतने ही डॉलर लेने के लिए। मान लो $1000 का माल ले रहा हूँ मैं, पहले मैं कम रुपये देता था बेटा, अब ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ गया, फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ गया बेटा, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। डिमांड फॉर इंपोर्ट विल फॉल, तो इसलिए बेटा इंपोर्ट महंगा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? चले, अब इसका मतलब क्या हुआ? एज ए रिजल्ट डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी कम हो जाएगी बेटा। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो डिमांड की जरूरत क्या है जब हमें पेमेंट ही नहीं करनी। व्हेन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज, ठीक है ना, अगर प्राइस फॉरेन एक्सचेंज का रेट अगर बढ़ता है बेटा, प्राइस बढ़ता है, तो डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर, ठीक है ना, बोलो क्लियर है? तो डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएगा बेटा? फॉरेन बायर का, ठीक है ना, फॉर फॉरेन बायर दूसरी कंट्री का जो बनता है उसके लिए क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, बिकॉज दे कैन नाउ बाय मोर, ठीक है ना, फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। मान लो $1 में पहले वो 10 यूनिट ले सकते थे, अब वो एक डॉलर के अंदर वो 20 यूनिट ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो उनके लिए तो फायदा ही बेटा। बोलो क्लियर है? चले आगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। विजिट टू फॉरेन कंट्री, मान लो मैं किसी दूसरे देश में गया बेटा साइट सीइंग के लिए, बाय द पीपल ऑफ इंडिया इज ऑन राइज, ठीक है ना, व्हाट विल बी लाइकली टू इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हाउ। अब एक बात बताओ बेटा, मैं अगर दूसरे देश में जाता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होएगा? मुझे तो फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं बैंक में जाऊँगा, फॉरेन करेंसी लूँगा, तो यानी एक तरीके से डिमांड कर रहा हूँ मैं, डिमांड बढ़ रही है बेटा। बोलो क्लियर है? ठीक है ना, डिमांड क्या है? डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई के ऊपर थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा बेटा? एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? ठीक है ना, बढ़ जाएगा बेटा। बोलो क्लियर है? अगर हम फॉरेन किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं बेटा तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे आजकल गैस की शॉर्टेज दिखा रहे हैं, तो बेटा गैस का प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे का फील। आई होप क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज गिविंग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट, मान लो बेटा मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, ऐसा सोचो मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरे को इंसेंटिव दे रही है। एक्सपोर्टर को क्या देती है गवर्नमेंट? इंसेंटिव देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो बेटा, ठीक है ना। ओके, ये कहता है इन्फ्लुएंस द फॉरेन एक्सचेंज, एक्सप्लेन बेटा। अगर गवर्नमेंट मुझे इंसेंटिव देगी बेटा, तो इंसेंटिव क्यों दोगी? ताकि मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकूँ, ठीक है ना। अगर मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँगा बेटा, ठीक है ना, तो क्या होगा? हमारे देश में ज़्यादा करेंसी आएगी बेटा, ठीक है ना। अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे वो लोग, ज़्यादा करेंसी आएगी। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिमेनिंग अनचेंज, डिमांड की तो बात ही नहीं हो रही ना, उसको में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा बेटा? गिरेगा, ठीक है ना, एक्सचेंज रेट गिरेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई हो रही है। बोलो क्लियर है? चलें बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया, ठीक है ना, राइज रिसेंटली। अभी मान लो डॉलर का रेट बढ़ गया, बढ़ भी रहा है अभी, तो अभी बढ़ गया मान लो। व्हाट इम्पैक्ट इज लाइकली टू हैव ऑन एक्सपोर्ट एंड हाउ, एक्सपोर्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा बेटा? अगर डॉलर का रेट बढ़ रहा है बेटा, ठीक है ना, ओके, तो उसका क्या असर पड़ेगा एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा? एक्सपोर्ट क्या करेगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बेटा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा बेटा। चलें आगे, क्यों? क्योंकि अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा बेटा, ठीक है ना, तो जो सामने वाला बंदा है पहले $1 में, ठीक है ना, अगर 10 प्रोडक्ट ले सकता था, मैंने अभी बताया था, तो अब $1 में वो 15 ले सकता है बेटा। तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा खरीदेगा सामने वाले बंदे के लिए, फॉरेन कंट्री वाले बंदे के लिए चीज़ सस्ती होगी। आगे चलते हैं। सेंट्रल बैंक टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है मान लो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं ताकि उसको कंट्रोल कर सके। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यूज इट इन्वॉल्व इन फार कॉमन टू द कंसर्न बेटा। कंट्रोलिंग राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेक इम्पोर्ट, ठीक है ना, चीपर बेटा, ठीक है ना। अगर कंट्रोल करने की बात करोगे, ठीक है ना, ओके, तो उससे क्या होगा बेटा? इंपोर्ट सस्ता करने के लिए कर रहे हैं। इकोनॉमिक वैल्यू इज द कॉमन मीन, ठीक है ना, टू पे लेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें कम पे करने पड़े,
ठीक है ना, इंपोर्ट हमारा सस्ता हो इसलिए ऐसा कर रही सरकार। बोलो क्लियर है बेटा। चलें आगे। नेक्स्ट, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, सारे लगभग सेम क्वेश्चन दिखेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर फॉरेन का कोई बंदा है बेटा और वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, फॉरेन का बंदा हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी डॉलर, मान लो कोई यूएस का बंदा है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है, डिमांड में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, डॉलर ज़्यादा आ रहा है हमारे देश में बेटा, इससे क्या होगा, इससे एक्सचेंज रेट गिरेगा बेटा। बोलो क्लियर है, सप्लाई ज़्यादा होगी ना, एक्सचेंज रेट गिरेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, अब आपको मैं निशान लगवा देता हूँ, बाकी का अब आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लगा लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 लगा लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं निशान लगवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन अब आपको आराम से समझ में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, 22 इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बस खत्म। जो जो क्वेश्चन को मैंने निशान लगवाए हैं आपको बस वही करने हैं, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बेटा। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कर लिया है 100% चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है ना, और इसके अलावा बेटा मैं आपको बता दूं चैप्टर में 110% यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आपको जरा भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बेटा वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि जो ये हार्ड वर्क मैं इतना कर रहा हूँ आप लोगों के लिए टाइम निकाल के, अब बाकी के काम छोड़ के मेहनत करनी पड़ती है बेटा एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना, एक घंटे का वीडियो बनाने के लिए पीछे 5-7 घंटे की मेहनत होती है बेटा। तो इसीलिए कोशिश किया करो कि अगर चीज़ अच्छी है तो उसको अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है ना, ओके, ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा काम आगे बच्चों को पसंद आ रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है, तो ही जाके हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, बच्चों के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना, बेनिफिट मिल रहा है उन्हें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, थैंक यू।